बिहार में जो कह रहे ब्राह्मण हमारा हक खा गए। 1990 से 2025 तक SC ST OBC चीफ मिनिस्टर है बिहार के, लालू यादव जी, जीतन मांझी जी, राबड़ी देवी जी, और 20 साल तो नीतीश कुमार जी। और यूपी में 3 बार मुलायम सिंह यादव सीएम रहे, 4 बार बहन जी सीएम रही, कल्याण सिंह जी सीएम रहे, और एक आध अपवाद छोड़ दे राजनाथ सिंह जैसा, तो SC ST OBC ही यूपी का कर्णधार रहे। ये हैं अवध कुमार ओझा जी, कई बार अपने बघैती के लिए जाने जाते हैं। ये बोल रहे हैं कि पिछले 35 सालों से बिहार और यूपी में पिछड़े और दलित समाज के मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं, तो आप आज भी अपनी दुर्दशा के लिए ब्राह्मणों या अगड़ी जातियों को दोष कैसे दे सकते? भैया 1990 से 2025 तक बिहार में SC ST OBC ही सीएम है। 1990 से 2017 तक SC ST OBC सीएम है प्रदेश का, और तुम्हारी ये हाल मनुस्मृति की वजह से है। जवाब मैं इनको दे देता हूँ। ओझा सर, आप इतिहास और संविधान के शिक्षक हैं। आपसे उम्मीद थी कि आप पावर और गवर्नमेंट का अंतर समझेंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी में भले ही पिछड़ा या दलित बैठ गया, लेकिन प्रशासनिक तंत्र यानी ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी में असली ताकत किसके पास रही है? आजादी के बाद से लेकर 90 के दशक तक पॉलिसी मेकिंग के शीर्ष पदों जैसे मुख्य सचिव, DGP, विभागाध्यक्ष पर किसका एकाधिकार था? 1990 के बाद तो सिर्फ पहली पीढ़ी के शोषित समाज ने सत्ता में कदम रखा था। यानी सदियों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को सिर्फ 30 साल की राजनीतिक हिस्सेदारी से इनको दिक्कत है। हक आज भी नीतिगत स्तर पर मारा जा रहा है, जिसका जवाब रिप्रेजेंटेशन है, न कि किसी पर दोष मंडल। ओझा जी आगे बोल रहे हैं कि राज्यों में दशकों तक मंडल राजनीति के नायक शासन में रहे, फिर भी समाज की हालत खराब। सर, आप मुख्यमंत्रियों के नाम तो गिमा रहे हैं, लेकिन यह क्यों भूल रहे हैं कि इन्हीं मुख्यमंत्रियों के दौर में यूपी बिहार के शोषितों, पिछड़ों और वंचितों को आवाज और स्वाभिमान मिला। जो तबका कभी थानों या कलेक्टर के सामने खड़ा होने से डरता था, उसे इन नेताओं ने सत्ता के गलियारों में बैठने की हिम्मत दी। रही बात विकास की, तो भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म लागू न होने देना, केंद्रीय फंड में भेदभाव और पुरानी सामंती व्यवस्था के कारण इन राज्यों की आर्थिक गति धीमी रही है। राजनीतिक सत्ता मिलना सामाजिक न्याय की शुरुआत थी, अंत नहीं। आप इस शुरुआत को ही विफलता का नाम बता रहे हैं। आगे ओझा जी बोल रहे हैं कि शिक्षा राज्य सरकार के अधीन है, इसमें ब्राह्मणों का कोई रोल नहीं है। तो फिर अपनी अशिक्षा या बदहाली के लिए मनुस्मृति जैसी किताबों को क्यों निशाना बना रहे हो? और तुम्हारी ये हाल मनुस्मृति की वजह से है। यह ध्यान का अभाव, यह ज्ञान का अभाव। ओझा जी, मनुस्मृति को किसी व्यक्ति या जाति के विरोध में नहीं जलाया जाता, बल्कि उस वैचारिक सोच के विरोध में जलाया जाता है जिसने जन्म के आधार पर इंसानों को शिक्षा और संपत्ति के अधिकार से वंचित किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति दहन किया था, क्योंकि वह असमानता का प्रतीक थी। रही बात शिक्षा के राज्य सूची में होने की, तो बजट और नीतियों तो सरकार बनाती है, लेकिन समाज में शिक्षा का माहौल और संसाधनों पर कब्जा किसका रहा है? जब तक एकलव्य का अंगूठा मांगने वाली मानसिकता और विश्वविद्यालयों के 200 पॉइंट रोस्टर में आरक्षण विरोधी खेल खत्म नहीं होगा, तब तक सांकेतिक विरोध जारी रहे। और रही बात आज के समाज की कि आज भी लोग असल में क्यों मानते हैं कि आज भी जातिगत भेदभाव होता है, इसका मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण दूंगा। अजमेर में रेलवे रिक्रूटमेंट की भर्ती आई, इसके कटाव जारी हुए। कटाव के नंबर थे अपर रिजर्व के लिए 80 नंबर, SC के लिए 69, SD के लिए 70 नंबर, OBC के लिए 74 नंबर। और आप जिस समाज की बात कर रहे हैं, उस समाज के EWS के नाम पर हुए इस फर्जी आरक्षण के, उसका नंबर है मात्र 40। तो जो ये EWS के नाम पर एक नया SC SC OBC के लिए पत्थर जैसा दीवार खड़ा कर दिया है, इसके जिम्मेदार कौन है? तो आप ही बताइए। EWS का 40 नंबर, बाकी SC ST का 70 नंबर, OBC का 74। तो अब ये एक दो तो नहीं है, मैं आपको ड्यू में ही गिनवा सकता हूं कि ड्यू में से दर्जनों कॉलेज हैं जो सिर्फ EWS के नाम पर, इसके आरक्षण के नाम पर, कई ऐसे बड़े अच्छे खासे परिवार से आते हुए EWS के नाम पर उन्होंने सर्टिफिकेट बनवा रखा है और उनके पास आज नौकरी है। और जो गरीब है, SC ST या OBC का पिछड़ा वर्ग का जो शिक्षक है, वो आज भी तरस रहा है। और साथ ही साथ इस सरकार ने तो यहाँ तक NFS लगा दिया है, यानी नॉट फॉर सुटेबल। इसमें कोई जांच नहीं की जाती, इसमें कुछ किया नहीं जाता, इसमें सिर्फ एक शब्द लिख दिया जाता है, नॉट फॉर सुटेबल। उसके बाद कोई भी प्रश्न नहीं पूछता कि आखिर में इनकी दिक्कत क्या, नंबर कहाँ काटे गए, क्यों नहीं सेलेक्ट किया गया। तो इसी कारण आरक्षण जरूरी था। और रही बात मनुस्मृति की, तो मनुस्मृति सबसे घटिया किताब है, थी और रहेगी। आप मुझे 5 लोग बता दीजिए जो मनुस्मृति में सबसे सही लिखे हो।
मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं मनुस्मृति की, जितने भी पैरे पढ़े हैं, सब में एक से एक जाहिलाना बयान। शूद्रों को तो उसमें इंसान नहीं माना गया, वैश्य को इंसान नहीं माना गया, सिर्फ माना गया इंसान तो एक ब्राह्मण को और एक क्षत्रिय को। 4 वर्ण जातियों के अलावा दूसरी एक और वर्ण जाति बना दी गई। दलितों की नहीं मैं बात कर रहा हूं, उसमें एक और है कि अगर ब्राह्मण किसी शूद्र के साथ, शूद्र महिला के साथ उसका अगर बच्चा पैदा होता है तो उसे वर्ण संगत माना जाएगा। तो आपने एक 5वीं जाति का निर्माण आपके उस मनुस्मृति ने ही किया था, तो कैसे जातिगत भेदभाव हमारे देश में खत्म होगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें जरूर कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।